नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं निमी का क्वेश्चन बैंक का पेपर। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के नाम से क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ है, सारी पीडीएफ हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है और सभी क्वेश्चंस को, जो भी क्लासेस आपको कराई जाएगी प्रॉपर, सारे क्वेश्चंस को करना है भाई। एक बार जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और पूरी तरह से फॉलो करते जाते हैं तो आपका लास्ट में एग्जाम बेहतर जाता ही है। और तभी आप लोगों का रिस्पॉन्स भी आता है कि सर हमने इतना बनाया, हमारा इतना मार्क्स बना। जो देख के, जो कमेंट पढ़ के हमें भी काफी बेहतर महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए आज से अपनी तैयारी अब स्टार्ट कर दीजिए। 2024 का एग्जाम अब नजदीक आने वाला है, तो अब पढ़ाई अपना स्टार्ट करिए। हमने आज से क्लासेस अपनी स्टार्ट कर दी गई है। जो भी क्लास कराई जाएंगी सारी क्लास की पीडीएफ आप लोगों को इस वेबसाइट पे मिलेगी, globaliti.org वेबसाइट पे। वेबसाइट को कैसे यूज करना है इसके लिए हम आपको थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। अपने मोबाइल में सर्च करिएगा आप लोग ग्लोबल आई सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला ही ऑप्शन ऐसा दिखेगा जहां पे क्लिक करना है आपको। फिर आपके सामने ग्लोबल आईटीआई का वेब पेज खुल के आ जाएगा। आपको आना है यहाँ पे आईटीआई कोर्स पे। आईटीआई कोर्स पे जब आप आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी वाला ऑप्शन दिखेगा आपको। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए क्लास हो रही है। तो आपको सेकेंड ईयर की पीडीएफ चाहिए तो ग्लोबल आईटीआई की टीम की तरफ से समय समय पर पीडीएफ अपडेट की जाती है। यहाँ पे आपको जाके यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। चलो अब देर न करते हुए हम लोग अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो, क्वेश्चन है कि डिस्क जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो भाई देखिए, ये जनरेटर का आपका एक छोटा सा पार्ट है। डीसी जनरेटर का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर। जिसको क्या कहते हैं भाई? कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर में भी दो तीन पार्ट्स, दो तीन छोटे छोटे टर्म्स होते हैं। ये जो पीछे वाला कम है टर्म है, इसको हम लोग कहते हैं इंड प्लेट। इसको क्या कहते हैं? इंड प्लेट या फिर इंड कप कह देते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं कम्यूटेट कॉपर सिगमेंट। ये है हमारा कॉपर सिगमेंट। ठीक है, ये अभ्रक और कॉपर से मिलकर बना होता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है हमारा रेजर, कम्यूटेटर रेजर है। क्या है भाई? ये है हमारा कम्यूटेटर रेजर। तो इसको हम लोग रेजर कहते हैं। ठीक है ना, रेजर कहते हैं इसको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैं इसका फिगर ऑलरेडी ले चुका हूँ पहले से ही। ये है आपका इंड कैप, ये है आपका बीच में इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट। इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट क्यों बोला है? क्योंकि बीच बीच में हम लोग इसमें माइका लिए रहते हैं। ठीक है, ये ताम्रखंड होता है, मतलब छोटे 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 कॉपर के खंड होते हैं। पूरा का पूरा कॉपर नहीं होता, इसमें माइका मिला होता है। ठीक, फिर ये है हमारा कम्यूटेटर राइजर। कम्यूटेटर राइजर इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ये हमारा कम्यूटेटर राइजर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने कम्यूटेटर राइजर बताया ना भाई, यहाँ सी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए ये था आपका पहला क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग। जनरेटर का नाम बताना है। देखो, डीसी जनरेटर हमारी कितने तरह की होती है? जो हमारी डीसी जनरेटर है बेसिकली दो तरह की होती है। डीसी जनरेटर बेसिकली दो तरह की होती है। कौन कौन सी है भाई? एक है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, और दूसरा है हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ये दो तरह की हमारी डीसी जनरेटर होती है। अब जो सेल्फ एक्साइटेड वाला जनरेटर है इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं और यही ज्यादा प्रचलित भी है। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड का यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, इसका यूज बहुत ही कम होता है। हम लोग सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? सेल्फ एक्साइटेड का। इसके कितने पार्ट हैं सेल्फ एक्साइटेड के? तीन पार्ट है। कौन कौन से हैं? सीरीज जनरेटर, ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारा शंट जनरेटर, शंट जनरेटर, और फिर एक होता है हमारा कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। अब कहेंगे सर ये आपने नाम इसका कैसे रखा, इसका नामकरण आपने कैसे किया? तो देखो भाई, नामकरण इसका किया जाता है इसके वाइंडिंग के कनेक्शन के हिसाब से। जनरेटर में हम लोग एक फील्ड वाइंडिंग लेते हैं और एक आर्मेचर वाइंडिंग। दो तरह की वाइंडिंग होती है। तो जब हमारी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है तो उस समय हमारी जो मोटर बनती है वो सीरीज मोटर बनती है।
जब हमारी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगी तो उस समय जो हमारी मोटर, जो हमारी जनरेटर होगी वो संट जनरेटर होगी, ठीक है। और जब इन दोनों वाइंडिंग का सीरीज फील्ड वाइंडिंग और संट फील्ड वाइंडिंग दोनों का एक साथ यूज करके हम लोग आर्मेचर में कनेक्ट करें, आर्मेचर के साथ कनेक्ट करें दोनों को, तो उस समय हमारी जो मशीन होगी वो हो जाएगी कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड का मतलब यह होता है ना यार, इसका मतलब यह है कि दो तरह के चीजों को जोड़ा जा रहा है, कंपाउंड किया जा रहा है, तो इसका कंपाउंड भी नाम इसीलिए पड़ा, ठीक है। फिर जो आपका कंपाउंड मोटर है ये पुनः दो तरीके का होता है, वहां पे नीचे हो गया, चलिए मैं यहाँ पे दर्शा देता हूं। जो आपकी कंपाउंड जनरेटर है ये दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक होता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड और एक होता है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है। अब इन दोनों के भी दो दो पार्ट हैं। कौन कौन से भाई? एक है आपका लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और फिर एक है आपका शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसका भी दो पार्ट है। कौन कौन सा है? इसका भी है एक लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और एक है आपका शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ये टोटल पार्ट हो गए आपके डीसी जनरेटर के, इतने टोटल पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब इनके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं मैं ये भी थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे देखो, ये है हमारी डीसी सीरीज जनरेटर। देखो हमने आपको बताया ना, इसमें जो हमने फील्ड वाइंडिंग अपना लिया है यह है हमारी फील्ड वाइंडिंग। देखो ये फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी हुई है, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ये फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर का दो टर्मिनल है ना, टर्मिनल A1 टर्मिनल A2। देखो भाई इसमें जो भी बच्चे 2024 के एग्जाम देने वाले हैं, जो भी फर्स्ट ईयर से जस्ट सेकेंड ईयर में आए हैं, उनके लिए ये क्लास प्रॉपर है। आप लोग क्लास यदि प्रॉपर देखोगे, फॉलो करते जाओगे पूरे क्वेश्चंस को, साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जा रहे हैं आप नोट करते जाओगे, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। और हमेशा ग्लोबल ITI अपने वादे पे लिखा है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा आप हमारे साथ मेहनत करते जाइए, और जो एक स्लोगन है ना ग्लोबल ITI का कि हमारी मेहनत आपकी मेहनत और हमारा मार्गदर्शन इज इक्वल टू शानदार रिजल्ट। तो भाई मेरे ये ऐसे नहीं है, ग्लोबल ITI की टीम हमेशा आपके लिए बेहतर मार्गदर्शन करती है, लेकिन आपका भी थोड़ा सा मेहनत चाहिए, आप भी थोड़ा पेन पेपर लेके बैठो साथ में, ठीक है। देखो ये हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है ये सीरीज में कनेक्ट हो गई आर्मेचर के साथ, तो इसे हमने कह दिया सीरीज जनरेटर, ठीक। अब देखो ये भी हमारी फील्ड वाइंडिंग ही है, ये भी हमारी फील्ड वाइंडिंग ही है, लेकिन ये कौन सी फील्ड वाइंडिंग है? ये हमारी है शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल D1 D2 ये दो टर्मिनल होता है, इसको हम लोग कहते हैं कौन से वाइंडिंग भाई? इसको हम लोग कहते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी समझ लो। यहाँ पे जो हमारे सीरीज फील्ड वाइंडिंग के तार होते हैं, इसका तार मोटा होता है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, ठीक है। इसका तार पतला होता है, और टर्न्स अधिक होते हैं, ठीक है। शंट में ये अंतर होता है। और इसका टर्मिनल कौन कौन सा है? E1 और E2। ये है हमारा आर्मेचर का टर्मिनल A1 और A2। आर्मेचर के साथ अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? समांतर में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसका नाम क्या बताया था? ये है हमारा शंट जनरेटर। जब हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ेगी तो उसका नाम हो जाएगा शंट जनरेटर। जब हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ेगी तो वो हमारा हो जाएगा सीरीज जनरेटर। बाकी हमारा यहाँ पे हमने दिया हुआ है आपको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर के दोनों टाइप यहाँ पे साथ ही में है। ये है शॉर्ट शंट और ये है हमारा लॉन्ग शंट, ठीक है। ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के दोनों टाइप्स आपको दे दिया है हमने फिगर में। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो इसका फिगर दिया हुआ है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो दिखेगा आपको कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही चीज पूछा है। ये फिगर आपको मैच होता हुआ दिख रहा होगा, ये फिगर और ये फिगर। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का फिगर आपको देके पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर में हम लोग को यदि प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है तो उसमें हम लोग हमेशा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब इसे याद कैसे किया जाता है, अक्सर ये कंफ्यूजन बनने लगता है आप लोगों को कि सर जनरेटर का क्या, जनरेटर में कौन सा हम लोग नियम लगाते हैं और मोटर में कौन सा नियम लगाते हैं। तो मैं कंफ्यूजन आपका दूर करने का प्रयास करता हूं। देखो, जब भी जनरेटर को स्टार्ट करना होता है तो हमें एक हैंडल की आवश्यकता पड़ती है, और हैंडल आप किस हाथ से घुमाते हो, दाहिने हाथ से घुमाते हो। तो दाहिना हाथ से घुमा रहे हो आप तो जनरेटर में दाहिने हाथ का नियम लगेगा फ्लेमिंग का। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक था याद करने का। बाकी अब मैं आपको बताता हूं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है। ठीक है, देखिए फ्लेमिंग साहब कहते हैं कि यदि आप दाहिने हाथ की अपनी उंगलियों को, तीन उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। हमने देखिए ये हमारा दाहिना हाथ है, ये हमारा दाहिना हाथ है, हमने अपनी तीनों उंगलियों को इस तरीके से फैलाया है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा मोशन ऑफ कंडक्टर, चालक की दिशा को दर्शाएगा, चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा, चालक की गति की दिशा। ठीक है, और जो हमारी तर्जनी उंगली है, जो हमारी ये तर्जनी उंगली है, ये दर्शाएगी किसकी भी, ये दर्शाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो हमारी बीच वाली उंगली है, यही उंगली दर्शाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये आप नियम याद रखेंगे और इस नियम को आप ऐसे ही कहीं पे छोटा सा एक सिंबल बना के इसको लिख भी लीजिए, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आप चाहे एग्जाम दे रहे हो आईटीआई का, चाहे आप इसके बाद एग्जाम देंगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और ये इसी साल 2023 में ये पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में कि ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग कौन से नियम को, जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग का किस नियम का यूज करते हैं, दाहिने हाथ का या फिर बाएं हाथ का। तो दाहिने हाथ का नियम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे बोला है क्वेश्चन में ईएमएफ की फॉर्मूला क्या होता है। डीसी जनरेटर में ईएमएफ का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला तो आप सभी ने अभी तक पढ़ लिया होगा, आपने याद भी कर लिया होगा। यदि नहीं याद किया है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं फिर से। E इक्वल टू पी फाइव जेड एन अपॉन 60A अपॉन 60A, जहां पे P क्या है भाई, P है पोलो की संख्या, पोलो की संख्या, और फाई क्या है भाई, फाई है फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल। ठीक है, और जो हमारा Z है ये क्या है भाई, ये चालकों की संख्या है, चालकों की संख्या। क्लियर, और जो हमारा N है ये क्या है भाई, ये है गति, किसकी गति, रोटर की गति, ये है गति हमारा रोटर की गति। और A क्या है भाई, A भी लिख लो, A के बारे में, A है हमारा समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या। क्लियर है ना। देखो इसीलिए हम हमेशा आपसे कहते हैं एक बात कि भाई किसी भी चीज को यदि आप किसी भी चीज का अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार सिस्टमैटिक तरीके से पूरा कवर कर लीजिए उसके सिलेबस को, जो कि आपको ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल एप्लीकेशन पे कराया गया है काफी अच्छे तरीके से। एक बार आप चाहें तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन, और वहां पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं छोटी सी फीस देके, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम सीरियल वाइज, एकदम क्रम वाइज पूरा सिलेबस आपका कराया गया। एक बार जब आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, इसके बाद क्वेश्चन करने में भी बहुत मजा आता है। फिर आपको क्वेश्चन एकदम लगने लगता है कि अरे यार ये तो मतलब पढ़ा हुआ चीज है, ये तो हमने बहुत अच्छे से सीखा है इसको। अभी क्या होगा, अभी आप रटोगे, कोई बात नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन बेहतर तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो आप कोर्स देख सकते हैं एक बार। ठीक है, चलिए अब आप फॉर्मूला यहाँ पे मैच करा लीजिए, E इक्वल टू पी फाइव जेड एन अपॉन 60A। कहाँ पे मैच करेगा यार, E इक्वल टू पी फाइव जेड अपॉन 60A, पी फाइव जेड एन अपॉन 60A, सी ऑप्शन में दिख रहा है तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पी फाइव जेड एन अपॉन 60A। क्लियर, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बोला है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ईएमएफ की गणना करना है आपको। ईएमएफ को हम लोग दर्शाते किससे हैं भाई, ई से। ई से हम लोग दर्शाते हैं ईएमएफ को। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है हमारा विद्युत वाहक ई का ईएमएफ का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे मोटर के केस में तो अलग होता है, जनरेटर के केस में आपसे पूछा है तो जनरेटर के केस में होता है E इक्वल टू वी प्लस आई आर। ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, जहां पे ई क्या है, यही है हमारा प्रेरित ईएमएफ। ये है हमारा प्रेरित ईएमएफ। ठीक है, प्रेरित ईएमएफ। वी क्या है जी, ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ये है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, और ये जो आई आर है ये क्या है जी, ये है हमारा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। तो जनरेटर के लिए क्या बनेगा, E इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ई वी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए जो दिया है ना, ये किसके लिए होता है भाई, ये होता है डीसी मोटर के लिए। ये किसके लिए होता है, डीसी मोटर के लिए। ठीक है, डीसी मोटर के लिए होता है। क्लियर, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स के रूप में चिन्हित भाग, देखो अब यहाँ पे मैं थोड़ा पहले ही फिगर ले लिया हूं, तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूं, तब आपको आंसर नहीं दिखेगा, नहीं तो आप पहले ही आंसर देख के बता दोगे। अब बताओ यहाँ पे कि ये जो एक्स यहाँ पे लिखा गया है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ये बताइए आप। नकल करने में इंडिया बहुत आगे है ना। चलो देखिए भाई, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, ये सॉलिड कोर है। ये क्या है यार, ये हमारा सॉलिड कोर है। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। पोल शू कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, यह फ्लक्स को फैलने से रोकता है। फैलने से रोकता है मतलब तितर बितर नहीं होने देता है। ऐसा कहिए कि यह फ्लक्स को चारों तरफ फैलाता है। ठीक है, चारों तरफ फैलाता है, तितर बितर नहीं होने देता है। ठीक है, ये काम होता है पोल शू का। ठीक है, बाकी ये रिबेट्स लगाए गए हैं, इसी रिबेट्स के ऊपर जो हमारा सॉलिड पोल कोर है उसको रिबेट्स, इसी रिबेट्स की सहायता से टाइट किया जाता है या फिर फंसाया जाता है इसमें। ठीक है, ये दो आपके स्क्रू लगे हुए हैं, तो ये दो स्क्रू का नाम ऐसे दे दिया है स्क्रू। बाकी ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या है, ये लेमिनेटेड पोल शू है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही होता हुआ दिख रहा होगा आपको, पोल शू। क्लियर, चलो आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनरेटर का नाम आपसे पूछा है कि इस जनरेटर का नाम क्या है। देखो इस जनरेटर को आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि सर इसमें दो हिस्सा हमें दिख रहा है। कैसे दो हिस्सा दिख रहा है, इतना पार्ट इसका अलग है, इसका इतना पार्ट अलग है, और इसका इतना पार्ट अलग दिख रहा है हमें। आपको भी दिख रहा है क्या, इतना पार्ट अलग और इतना पार्ट अलग। जी सर दिख रहा है, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। अरे बोल दो भाई, एक बार तो बोल दो। देखो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे आर्मेचर लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर है, फिर इधर हमारा एमीटर लगा हुआ है, इधर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस साइड हमारा ये लोड है। ठीक है, इस आर्मेचर को एक्साइट हम लोग कैसे कर रहे हैं, अलग से इधर फील्ड दिए हुए हैं। ये फील्ड वाइंडिंग जो एक्साइटेड हो रही है ये इस सप्लाई से एक्साइटेड हो रही है, बाहरी सप्लाई से एक्साइटेड हो रही है, सेपरेटली एक्साइटेड है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्लियर, चलो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो दो पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ये किसकी बात हो गई, जनरेटर की। ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को
एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लो। बात आपसे बोला है यहाँ पे जनरेटर की, तो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है यार, जनरेटर को हम लोग क्या डीजल डाल के चलाते हैं ना, चला रहे हैं तो उसका चक्का घूम रहा है, उसका चक्का घूम रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, वहां से हमें मिल रहा है मैकेनिकल एनर्जी। भाई उसका चक्का बहुत तेजी से घूमता है, तो जिसपे बड़ा बहुत एक बड़ा सॉफ्ट लगा होता है या फिर एक रोल लगा होता है जो घूमता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग डायनेमो में देते हैं और वो हाँ डायनेमो से हमें आउटपुट पे क्या मिलने लगता है, एसी करंट मिलने लगता है। ठीक है, वो तो हमारा होता है अल्टरनेटर में। यहाँ पे हम लोग जनरेटर से क्या ले रहे हैं, डीसी करंट ले रहे हैं आउटपुट पे, तो ये हो गया हमारी डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो मोटर होती है, मोटर क्या करते हैं, मोटर में हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देने के बाद वहां पे उसका शाफ्ट रोटेट करता है, तो डीसी सप्लाई दिए तो वो क्या दिए, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, और उसका शाफ्ट रोटेट किया तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक, तो जो हमारी मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ये जो आपके सामने जनरेटर फील्ड दिया हुआ है ना, ये छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, इसका बहुत ही मामूली पार्ट दिया हुआ है, तो इसका नाम थोड़ा सा आपको बताने में हो सकता है कठिनाई हो। बस इतना याद रखिए कि इसमें जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है। इसमें जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, इसी डायरेक्शन के हिसाब से हम इसका नाम रखेंगे। देखिए, जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है उसमें फ्लक्स ऐसा होता है कि उसमें दो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं। एक पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए, कम्युलेटिव जनरेटर, कम्युलेटिव जनरेटर में फ्लक्स एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स क्या हो जाता है, फाई एस ई प्लस फाई एस एच, फाई एस ई प्लस फाई एस एच कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए। ठीक है, जबकि हमारे जो डिफरेंशियल कंपाउंड की मोटर होती है, जनरेटर होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड की जो जनरेटर होती है, इसमें फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का अपोज करते हैं। यहाँ पे हमारा बन जाता है फाई एस ई माइनस फाई एस एच। ठीक है, फाई एस ई माइनस फाई एस एच, या कहीं पे फाई एस एच माइनस फाई एस ई भी हो जाता है। तो ये है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और वो है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और ये कैसे डिसाइड होता है, ये डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ये फ्लक्स को एक दूसरे को, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों में करंट की डायरेक्शन को दर्शाया है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसी है कि फ्लक्स, दोनों वाइंडिंग के फ्लक्स एक दूसरे को ऐड करेंगे या फिर सहायता करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, चल, जनरेटर का सिद्धांत क्या है, जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जनरेटर हमारी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे, राइट हैंड रूल वाले नियम पे कार्य करती है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल सी ऑप्शन में दिख रहा है। जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये मोटर के लिए होता है। ठीक है, ये मोटर के लिए होता है। और जो हमारा कार्क स्क्रू रूल है, ये केवल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए कार्क स्क्रू रूल या फिर पाम रूल हम लोग ज्ञात, पाम रूल का यूज करते हैं। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तो सभी मशीनों में अप्लाई होता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सभी मशीनों में अप्लाई होता है। लेकिन हाँ, अब यदि फैराडेज लॉ दे दिया यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही वाला ऑप्शन सही होगा।
यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल को हम लोग साइड कर देंगे। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल को हम लोग साइड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। क्लियर है बात इतनी? फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ ही, यही ऑप्शन सही होगा, इसको हम लोग बाद में प्रेफर करेंगे। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या बनता है? E इक्वल टू ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है यार? VLV साइन थीटा। VLV साइन थीटा, जहां पे V क्या है? B है हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ही है, फ्लक्स घनत्व। L क्या है भाई? L है हमारा चालक की लंबाई या फिर सोलेनॉइड, यहाँ पे लिख लो क्या, सोलेनॉइड की लंबाई या चालक की लंबाई में लिख देता हूं। ठीक है, चालक की लंबाई। कैसा चालक? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारी फ्लो कर रही है। ठीक है, और V क्या है भाई? V है चालक की गति, V है चालक की गति। ठीक है जी, VLV साइन थीटा, सी ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, VLV साइन थीटा। ठीक, चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ना जनरेटर की बात किया है ना मोटर की बात किया है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं जनरेटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या यहाँ पे ऐसे बाय डिफॉल्ट क्या मान लेंगे कि जनरेटर में ही ये पूछा है कि जनरेटर में ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है, ITI 2023 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, और वहां पे इसने आंसर भी टिक किया था, कौन सा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यदि टिक किया था, इसका मतलब ये कि इसने बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया है, ये जनरेटर में ईएमएफ की डायरेक्शन पूछा है, जनरेटर में ईएमएफ की डायरेक्शन पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल कब सही होता? यदि बात कर देता यहाँ पे कि डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, तब हम लोग वहां पे लेफ्ट हैंड रूल टिक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? यहाँ पे आपके सामने डीसी जनरेटर दिया हुआ है। डीसी जनरेटर का ये सबसे बाहरी हिस्सा है जो मैकेनिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर ये कह सकते हैं आप कि मशीन को बाहरी आघात से बचाता है। ठीक है, मशीन को बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, मशीन को बाहरी आघातों से बचाता है। और क्या करता है ये भाई? और फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, पाथ प्रोवाइड करता है, जिसका नाम क्या है भाई? जिसका नाम है योक। जिसका नाम क्या है भाई? योक। ठीक है, इसका नाम क्या है? योक। अब मैं आपको एक ही जगह पूरे मशीन का पार्ट्स दिखा दे रहा हूं, ये देख लीजिए आप पार्ट्स। ठीक है, देखो ये है आपका योक। योक के जो ऊपर लगा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल बॉक्स। ये जो आपके सामने दिख रहा है इस साइड और इस साइड, ये क्या है? लिफ्टिंग आई। कहीं कहीं पे ये केवल एक वोल्ट ही दे देता है, जिसको हम लोग कह देते हैं आई वोल्ट। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आई वोल्ट। क्लियर? अच्छा, अब देखो ये तो ऐसे साइड व्यू दिखा दिया। आप फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसका। ये जो 3 नंबर दिखा रहा है ना, ये जो 3 नंबर दिखा रहा है, ये क्या है? ये फील्ड वाइंडिंग है। ये फील्ड वाइंडिंग या फिर कह दीजिए कि वाइंडिंग, ये वाइंडिंग है। ठीक है, ये जो 2 है, ये जो 2 नंबर दिखा रहा है, ये क्या है मेरे भाई? ये है हमारा पोल कोर। पोल कोर, ठीक है, जिसपे फील्ड वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, और बाकी ये जो 9 नंबर है, ये 9 नंबर क्या दिखाता है? ये 9 नंबर पंखे को दिखा रहा है, ये पीछे पंखा लगा हुआ है। ठीक है जी, तो यहां से तो पूरा नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 नंबर है, यहाँ पे ये जो 5 नंबर ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये आर्मेचर वाइंडिंग या फिर आर्मेचर चालक है। ये जो किनारे किनारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जो किनारे किनारे दिख रहे हैं ना,
ये क्या है, ये आर्मेचर चालक है। ठीक है, ये जो 6 नंबर पे दिख रहा है आपको, ये क्या है भाई, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है, जो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में दिखाया था, पहले ही क्वेश्चन में ऐसा ही आकृति बना हुआ था। तो ये किसका पार्ट है भाई, ये क्या है, मशीन का कौन सा पार्ट है, ये कम्यूटेटर है। ये 6 नंबर आपको दिख भी रहा है। ठीक है, ये 5 नंबर दिख रहा है। ऐसे ही ये 7 नंबर जो है ये ब्रशेज है, 7 नंबर पे ब्रश हमने दिखाया था। तो जैसे जैसे यहाँ पे नंबरिंग की गई है वैसे ही यहाँ पे हमने नाम भी इसका नोट करा दिया है। ठीक है, तो ये आप नाम भी देख लीजिए, हो सके तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि एक ही जगह मशीन के सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कितने पार्ट होते हैं टोटल, ये चीज आपको कंफर्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करिए, यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करिए। देखिए हमारी जो वाइंडिंग है ना, वाइंडिंग 2 तरह की होती है, वाइंडिंग 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है भाई, एक होती है हमारी लैप वाइंडिंग और एक होती है हमारी वेव वाइंडिंग। 2 तरह की वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग। जो हमारी लैप वाइंडिंग है, ये लैप वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या कितनी होती है, समांतर पथ की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, और जो हमारी वेव वाइंडिंग है, इसमें पोल की संख्या, इसमें समांतर पथ की संख्या कितना होता है, हमेशा 2 होता है। ठीक है, हमेशा 2 होता है। 2 होता है किसके लिए भाई, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए इसमें समांतर पथ की संख्या हमेशा 2 होती है और लैप वाइंडिंग में लैप वाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। जब बात करेगा ये डुप्लेक्स की, यहाँ पे बात किया है किसकी भाई, डुप्लेक्स मतलब कि दोहरी वाइंडिंग। इसका मतलब क्या है, दोहरी वाइंडिंग। दोहरी वाइंडिंग जब किया जाएगा तब फिर ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला इसके लिए भी चेंज हो जाएगा, A इक्वल टू 2 इंटू प्लेक्स की संख्या, 2 इंटू प्लेक्स की संख्या। ठीक है, और यहां पे भी A इक्वल टू 2 इंटू पोलो की संख्या। ठीक है, पोलो की संख्या। ये किसके लिए हो गया, डुप्लेक्स के लिए, ये भी डुप्लेक्स के लिए। अब यदि ट्रिप्लेक्स की बात करेगा, यदि ये हमारी तिहरी वाइंडिंग होगी, तिहरी वाइंडिंग होगी, तब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फिर से चेंज हो जाएगा। A इक्वल टू 3 इंटू पोलो की संख्या हो जाएगा और वहां पे भी A इक्वल टू 3 इंटू प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, या 3 इंटू 2 हो जाएगा, सीधे सीधी बात। चलो तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि 4 पोल की आपकी वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग दोहरी वाइंडिंग है, तो समांतर पथ की संख्या क्या होगी यदि हमारी मशीन लैप वाइंडिंग हो, लैप वाली वाइंडिंग की गई हो। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दूं, A इक्वल टू 2P, A इक्वल टू 2P, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो कितना आंसर आ जाएगा यार, आंसर आ जाएगा हमारा 8, आंसर आ जाएगा हमारा 8, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा होगा 8। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनरेटर के भाग का नाम बताना है। यह आपके सामने जनरेटर का भाग दिया हुआ है जिसका नाम आपको बताना है। देखिए ये तो है हमारा आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ये जो कटा है ना, कटा हुआ जो भाग है ये क्या है, ये आर्मेचर है। और बस ये जो दिखाया है आपको, ये क्या दिखाया है, आर्मेचर के ऊपर लेमिनेशन को दिखाया है। देखिए आर्मेचर का एकदम बाहरी भाग दिखाया है आपको, बस इसके ऊपर जो कोर लेमिनेशन, कोर के ऊपर जो लेमिनेशन किया जाता है, लेमिनेशन का ही फिगर आपको दिखाया है। तो यह बन जाएगा हमारा आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और सारे पॉइंट्स क्लियर आउट भी हुए होंगे। ठीक है, यदि और भी बेहतर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाइए। चलिए धन्यवाद आज के लिए।